हाईकोर्ट में अपने आदेश में ये भी कहा है कि फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। ये कैसे हो सकता है सर, जबकि जेपीएससी का सभी तरह के मार्क्स जो हैं पब्लिक डोमेन में हैं, प्राइवेसी नाम का कोई चीज़ रहा नहीं है। जबकि चैलेंज ये भी शायद किया गया था कि परीक्षा अवैध है, फिर से परीक्षा कराया जाए। आखिरी सवाल एक लेंगे, यहाँ पर थी छात्रों की इंसाफ की जो आपने लड़ी, हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। इसके पहले भी इसी तरह के कई मामले आए थे, कोर्ट ने फैसला दिया था, गड़बड़ियाँ पाई गई थी, लेकिन नियुक्तियाँ अभी भी लोग काम कर रहे हैं। तो अब छठी जेपीएससी मामले में जो रिसेंट फैसला आया है, अब इन लोगों को कैसे आगे न्याय मिलेगा, क्योंकि दूसरे लोग या फिर सरकार इसको ऊपर तक ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी लड़ेगी। देखिए, मैं नहीं, यदि न्यायालय ने गड़बड़ी देखी ही है और एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय हुआ है, वास्तव में ये जजमेंट सस्टेन होगा, तो न्याय उसके साथ हुआ कि नहीं वो न्यायालय को देखना है। और एक आदमी के साथ भी अगर अन्याय हुआ है तो उस अन्याय को न्यायालय बर्दाश्त नहीं करता। आखिरी सर एक सवाल है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद 326 लोगों की नियुक्ति को अवैध करार कर दिया गया। अभी वो अवैध रूप से जॉब पर हैं, सरकार ने अभी तक किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया है, किसी तरह का नोटिस जारी नहीं किया है। क्या ऐसे ही चलते रहेगा या फिर इस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई या फिर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, माननीय न्यायालय ने पेपर 1 के संबंध में ये कहा कि पेपर 1 के क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर के मार्क्स को नाहक जोड़ करके परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाया गया। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय में फेल है और समेकित तौर पे अन्य पेपर का मार्क जोड़ करके उसे पास मान लिया गया, तो जेपीएससी के द्वारा लिया गया पूर्व में जो पक्ष है, जो जय गुड़िया के मामले है, उससे विरोधाभास है, जो नहीं होना चाहिए। माननीय न्यायालय ने मेरे मुताबिक सही पाया है, परंतु माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा कि सारी नियुक्तियां जो है वो नलिटी है, अवैध है। माननीय न्यायालय ने जब तत्कालिक तौर पे ये आदेश ही दे दिया है, अपने आदेश में ही कह दिया है कि नियुक्तियां अवैध है, उसके बाद मेरी समझ में यह आता है कि जब तक इस आदेश पे किसी उच्चतर न्यायालय का स्थगन आदेश पारित नहीं होता है, तो माननीय न्यायालय का आदेश स्वतः लागू हो चुका है। यदि कोई नियुक्ति अवैध डिक्लेयर की जा चुकी है, नलिटी डिक्लेयर की जा चुकी है, तो वो नियुक्ति नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा की गई सर्विस अभी वैध ही नहीं है। फिर तो भी वो लोग तो ड्यूटी पे हैं, देखिए, ये अब सरकार काम ले रही है। देखिए, सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से चीज़ों को या आदेश को लागू किया जाएगा। उनके अपने एडवाइजर्स हैं और उनको किस प्रकार से एडवाइस देते होंगे, मुझे इस पे तो कुछ नहीं करना चाहिए। परंतु नियम यह है कि माननीय न्यायालय ने एक समय निर्धारित किया है, और यदि मंशा राज्य सरकार की है ऐसी कि वास्तव में पेपर 1 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर के मार्क्स का लाभ देना राज्य के मूलवासियों को नुकसान हुआ था, यदि पेपर 1 में ये शर्त लिखी गई थी कि हिंदी भाषी छात्रों को नुकसान न हो, और वास्तव में ऐसा नुकसान हुआ जैसा कि कोर्ट ने पाया है, तो राज्य सरकार अब मूलवासियों के साथ क्यों नहीं रहना चाहेगी? और राज्य सरकार क्यों ये चाहेगी कि अंग्रेजी में जो ज़्यादा मार्क्स ले आया किसी भी प्रकार से, उसी को नौकरी मिले, और राज्य के वैसे युवा जो हिंदी भाषी है या हिंदी स्कूल से पास किए, हिंदी मीडियम से पास किए हैं, उनको यदि नुकसान हो गया पेपर 1 में, तो उनको बाहर ही रखा जाए, और जो नियुक्त हो चुके हैं उनको अभी भी रहने दिया जाए, तो ये सरकार की अपनी मर्जी है। हाईकोर्ट में अपने आदेश में ये भी कहा है कि फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। ये कैसे हो सकता है सर, जबकि जेपीएससी का सभी तरह के मार्क्स जो हैं पब्लिक डोमेन में हैं, प्राइवेसी नाम का कोई चीज़ रहा नहीं है। जबकि चैलेंज ये भी शायद किया गया था कि परीक्षा अवैध है, फिर से परीक्षा कराया जाए। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, आप एक
सुलझे हुए अधिवक्ता से बात कर रहे हैं जी सर। और आमतौर पे जो कानों कान लोग बोलते रहते हैं, अपनी मर्जी से कुछ कहते रहते हैं, किस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिक डोमेन में मार्क्स आ गया है। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं कि कृपा करके मुझे सभी छात्रों का मार्क्स एक सोर्स से निकाल करके दीजिए। क्या आप दे सकते हैं? जी नहीं। आज भी परीक्षार्थियों के सारे मार्क्स पब्लिक डोमेन में एक व्यक्ति के लिए या किसी कॉमन व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको मैं इस बात की इंफॉर्मेशन देता हूं कि जनरल मार्क्स कैंडिडेट्स के किस प्रकार से आए हैं, नहीं आए हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के, ये जानना आसान नहीं है। यदि मान लीजिए कि मार्क्स के ऊपर में वर्क करना है जेपीएससी को वापस, देखिए माननीय न्यायालय के आदेश को समझने का मतलब पहले आदेश क्या हुआ वो समझा जाए। यदि आप बताइए कि माननीय न्यायालय ने पेपर 1 के बारे में कुछ कहा, माननीय न्यायालय ने क्लॉज 13 के बारे में कुछ कहा, तो पेपर 1 में एक नंबर भी किसी कैंडिडेट का यदि मेरिट में जोड़ा गया तो उस कैंडिडेट का एक नंबर घटेगा। और इंडिविजुअल पेपर में कैंडिडेट को कितने कितने मार्क्स आए हैं ये कॉमन आदमी देख नहीं सकता है, ये अभी भी गोपनीय है। बल्कि एक परीक्षार्थी अपना मार्क्स जरूर देख सकता है, लेकिन उसका मार्क्स मैं नहीं देख सकता, उसका मार्क्स दूसरा कैंडिडेट नहीं देख सकता। तो यदि एक अंक का भी डिफरेंस होगा और घट करके यदि मान लीजिए उस कैंडिडेट का मार्क्स 600 था और अब 599 होगा, तो ये बताना और ये जानकारी में लोगों को नहीं है कि वास्तव में किस पेपर में उसको कितना मार्क्स आया था। टोटल मार्क्स जरूर पब्लिक डोमेन में है, लेकिन वास्तव में उसको कितना मार्क्स किस पेपर में आया और पेपर 1 में कितना मार्क्स आया ये जानकारी में नहीं है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि यदि 20 मार्क्स घट गया उस कैंडिडेट का 600 से, अगर 20 मार्क्स घटने के बाद 580 मार्क्स उसका आया है, तो एक नंबर भी घटेगा या 20 नंबर भी घटेगा या नहीं भी घटेगा, तो ये फर्दर जो लिस्ट निकलेगी उसको गोपनीय रख करके भी पुरानी गोपनीयता को बरकरार रखा जा सकता है। यदि सपोज करिए कि किसी कैंडिडेट का 600 से 580 हो गया, ये कैसे पता चलेगा कि 600 से घट के उसका 580 हुआ है? ये भी तो हो सकता है कि नहीं 590 हुआ है, ये भी हो सकता है कि 570 हो गया है, बढ़ भी सकता है। नहीं बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें पेपर 1 का मार्क्स घटना ही है, वो जोड़ दिया गया था इसलिए घटेगा। अब उसी तरह से यदि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है वो किसी एक पेपर में फेल हो गया, तो क्लॉज 13 के हिसाब से मेंस में यदि वो किसी एक पेपर में फेल हो गया है तो उसका नाम बाहर हो जाएगा। जैसे ही उसका नाम बाहर हो जाएगा तो उसके जगह को रिप्लेस करने के लिए कोई व्यक्ति आएगा, और जो व्यक्ति आएगा वो कितना मार्क्स लेकर के अंदर आ गया है ये तो पता चलेगा नहीं। तो देखिए होता क्या है ना कि आमतौर पे धारणाएं बनाते हैं लोग, और न्यायालय में भी जब बहस करने के लिए जाते हैं लोग, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि यदि इस तरह की बहस आएगी अदर इस साइड तरह से, की बातें जो है इस मीडिया तरह में की आई बहस थी। आएगी हाँ। तो मैं भी आमतौर पे ही जवाब दे रहा हूँ, और मुझे वास्तव में ऐसा नहीं आपको बताना चाहिए था, लेकिन ये तो हवा में लोग बातें करते हैं, और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं लोग, उसको बोलने के पीछे धारणा ये है कि पहले से एक ऐसा माहौल बनाया जाए, कैसा हो गया वैसा हो गया, ये कैसे संभव है वो कैसे संभव है। भाई यदि न्यायालय ने गड़बड़ी देखी ही है और एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय हुआ है, वास्तव में ये जजमेंट सस्टेन होगा, तो न्याय उसके साथ हुआ कि नहीं वो न्यायालय को देखना है, और एक आदमी के साथ भी अगर अन्याय हुआ है तो उस अन्याय को न्यायालय बर्दाश्त नहीं करता। आखिरी सवाल एक लेंगे, यहाँ पर थी छात्रों की इंसाफ की जो आपने लड़ी, हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। इसके पहले भी इसी तरह के कई मामले आए थे, कोर्ट ने फैसला दिया था, गड़बड़ियाँ पाई गई थी, लेकिन नियुक्तियाँ अभी भी लोग काम कर रहे हैं। तो अब छठी जेपीएससी मामले में जो रिसेंट फैसला आया है, अब इन लोगों को कैसे आगे न्याय मिलेगा? क्योंकि
दूसरे लोग या फिर सरकार इसको ऊपर तक ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी लड़ेगी? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार मेरे मुताबिक अपने राज्य के परीक्षार्थियों के बारे में ज़रूर सोचेगी। ये जो फैसला आया है न्यायालय का, ये वास्तव में झारखंड के वैसे परीक्षार्थियों के लिए, वैसे युवाओं के लिए न्याय का एक लाइट है, एक न्याय की किरण है। क्योंकि ये धारणा जो पेपर 1 की है वो उन्हीं के लिए बनाई गई थी। इस प्रकार से अंग्रेजी में जो दक्ष हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई थी, जैसा कि जेपीएससी के द्वारा कर दिया गया, जैसा कि सोच समझ करके एक साजिश के तहत किया गया था। तो यदि राज्य सरकार अपने मूलवासियों के बारे में सोचेगी, अपने हिंदी भाषी युवाओं के बारे में, छात्रों के बारे में सोचेगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार को इस बारे में दो मत रखना चाहिए। सरकार को बिल्कुल इस फैसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ के लोगों का, यहाँ के मूलवासियों के साथ न्याय करना चाहिए, न्याय होने देना चाहिए। यदि इसमें विवाद बढ़ाना है और किसी के कहने से या किसी के कहलवाने से ये विवाद बढ़ेगा, तो वास्तव में नियुक्तियाँ तो 326 ही हैं। 326 नियुक्तियों का बहुत बड़ा मतलब नहीं निकलता है, लेकिन हमारे राज्य के एक भी जायज परीक्षार्थी के साथ जो न्याय होता है, यदि उस न्याय के साथ हम हैं तो एक बात है, उसके साथ अन्याय होता हुआ देखना चाहते हैं तो अनदर बात है। देखिए, राज्य सरकार या हमारे मुख्यमंत्री जी, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री के समय में पूर्व मुख्यमंत्री हो, ये काम नहीं करते हैं किसी के विरुद्ध। एक सिस्टम इनके नीचे होता है जो उनके सामने में ले करके जाता है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी का भी, माननीय हेमंत सोरेन जी का भी। मैं समझता हूं उनकी मंशा कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन उनके सामने में जो विषय ले जाएंगे वो किस प्रकार से ले जाएंगे, निर्भर इस बात पे करता है कि देखिए, मैं और आप या मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो सिस्टम से बाहर है, वो समझाने तो नहीं जाएगा। अब जो उनको समझाने के लिए जाते हैं या फाइल पे लिख करके जाते हैं, कई बार कोई भी राजनीतिज्ञ होता है या हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, उसके पहले के मुख्यमंत्री हो, उन लोगों के सामने में विषय किस प्रकार से रखा जाता है, उसी आधार पे वे कार्य करते हैं। उनकी मंशा साफ भी है, वे चाहते भी हैं कि मूलवासियों का फायदा हो, हिंदी भाषी छात्रों का फायदा होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे जैसे हवा बनाते हैं ना लोग कि गोपनीयता भंग हो गई तो अब कैसे होगा, तो यदि आप बताइए कि उनके सामने में जाकर के लोग बोले कि नहीं सर, ये तो कानूनन है ही नहीं संभव, तो उनकी मजबूरी होगी। और बुरे वो बनते हैं, कार्य कोई और करता है, बुराई करता कोई और है, बुरे वो बनते हैं। यही मैंने देखा है और मुझे बोलने में थोड़ी सी भी संशय नहीं है। मैं इस बात पे बिल्कुल फर्म हूँ। मैंने लंबे समय तक एज एडवोकेट जनरल काम किया है। मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम जैसा है, ये सिस्टम का दोष है। हमारे राजनीति के जितने लोग हैं उनकी मंशा खराब नहीं होती, वो बिल्कुल आम जनता का लाभ और फायदा ही चाहते हैं। ये बात सही है कि उन तक बात सही ढंग से पहुंचाई जाती है कि नहीं, ये बात उस पर निर्भर करती है। क्या लगता है आपको कि 128 पेज की ये जो जजमेंट है, इतनी मोटी सी, क्या इस जजमेंट को पढ़ने का समय किसी उच्चाधिकारी को है या किसी हमारे मुख्यमंत्री जी को या उप मुख्यमंत्री जी या जितने भी मंत्री हैं, क्या उतना समय है या उतना समय दे के पढ़ेंगे? तो उनके सामने में जो नीचे से फाइल पे लिख लिख करके नोट जो जाएगी, अंत में उनको उसी हिसाब से समझना होगा। और बिरले कई बार एक दो मौका ऐसा आता है जब कोई ईमानदार अधिकारी जो हितैषी हो उनका, वो बताता है कि नहीं सर, वास्तव में इसमें निहित विषय ये है और इस प्रकार से ही इसका निदान किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यदि किस्मत होगी इन बच्चों की अच्छी, तो वर्तमान सरकार को सही निदान भी मिलेगा, और यदि नहीं होगी तो जो इनकी किस्मत में लिखा है वही होगा कि वो सालों साल तक केस लड़ते रहेंगे और अपने किस्मत को कोसते रहेंगे। थैंक यू सर।
हम बात कर रहे थे झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी से। इन्होंने बताया कि अब सिस्टम को ठीक करना है, सिस्टम में गड़बड़ी थी, यहाँ के राजनेताओं की मंशा कभी गलत नहीं होती है। अब हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद उनको तय करना है कि यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, इनको किस तरह से उनका अधिकार मिले, उनको नियुक्ति मिले। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो हैं, काफ़ी पहले चुनाव जब लड़ रहे थे तब भी इस मामले को लेकर बताया था कि इसमें काफ़ी गड़बड़ियां हैं और जब चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारी गड़बड़ियों को दूर करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब उनके पास एक दूसरा मौका है इसे ठीक करने का। जेपीएससी को लेकर अगर आपके पास भी कोई सवाल है, मन में कोई शंका है, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। एक बार समय लेकर वकील साहब से फिर इनसे बात हम कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जोहार।